आपने अपने निजी बैंक अकाउंट में कब कितना ट्रांजैक्शन किया, किसके साथ लेन देन किया और आप खर्च किस वजह से कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल चॉइस और हैबिट क्या है, ये सब तो आप निहायत ही व्यक्तिगत मसला मानते हैं, राइट? लेकिन नहीं, शायद अब हम एक ऐसे फाइनेंशियल सर्विलेंस के दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपके फाइनेंशियल डिटेल्स एक सरकारी अधिकारी बैंक से सीधा मांग सकेगा, और वो भी बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। और ऐसे फाइनेंशियल सर्विलांस की सीढ़ी का नाम है बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल। आखिर बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 क्या है, जिसे अभी मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट ने पास किया है? क्या ये बिल आम लोगों के जहन में डर की वजह बन रहा है? क्या ये एक आम इंडियन का फाइनेंशियल प्राइवेसी का वायलेशन है? ये बिल वास्तव में किन बैंकिंग रिकॉर्ड्स को बैंकर्स बुक्स मानता है, किस अथॉरिटी को एक्सेस एविडेंस का रास्ता देता है, और क्या इससे सामान्य नागरिक के बैंक डेटा तक स्टेट या लिटिगेंस की पहुंच सचमुच बढ़ती है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड्स को एविडेंस बनाना और फाइनेंशियल सर्विलांस कानूनी रूप से एक ही चीज नहीं है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 डिजिटल एविडेंस रिफॉर्म है या फाइनेंशियल सर्विलांस जो बनेगा आपके प्राइवेसी के लिए नया खतरा? इस कानून से सीधे सरकार अब किसी का भी बैंक अकाउंट देख सकती है, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन इसे सिर्फ एक हार्मलेस टेक्निकल अपडेट कहना भी अधूरा तर्क होगा। असली मुद्दा है पुरानी इन्वेस्टिगेटिव पावर प्लस आज का विशाल डिजिटल फाइनेंशियल फुटप्रिंट प्लस एग्जीक्यूटिव एक्सेस प्लस कमजोर सिटीजन फेसिंग सेफगार्ड्स, और इन सब का असर फाइनेंशियल प्राइवेसी का नया स्केल ऑफ रिस्क। और सबसे बड़ा सवाल, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 में एब्यूज ऑफ पावर के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म है भी आपकी सेफ्टी के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। आपका बैंक अकाउंट सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं है। कल्पना कीजिए, सुबह 8 बजे आप कॉफी खरीदते हैं, यूपीआई पेमेंट, 10 बजे डॉक्टर को पेमेंट, दोपहर में किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 500 रुपया डोनेशन, शाम को साइकियाट्रिस्ट की कंसल्टेशन फी, रात में डेटिंग ऐप सब्सक्रिप्शन, अगले दिन किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च को डोनेशन, 1 महीने बाद गोवा की फ्लाइट, कुछ दिनों बाद फर्टिलिटी क्लिनिक का पेमेंट। अब मुझे बताइए, आपका बैंक सेटलमेंट सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है? नहीं, आज आपका बैंक अकाउंट धीरे धीरे आपकी डिजिटल बायोग्राफी बन चुका है। आप कहां जाते हैं, किस डॉक्टर के पास जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, किसके साथ पैसा एक्सचेंज करते हैं, आपका लोन कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, आप फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड हैं या एफ्लुएंट। कई बार आपके ट्रांजैक्शन से आपके हेल्थ, रिलीजन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल तक इंफेयर किए जा सकते हैं। और इसी बैकग्राउंड में पार्लियामेंट ने अगस्त 2026 में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पास किया है। इसका ऑफिशियल उद्देश्य 1891 के कॉलोनियल एरा बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बैंकिंग एविडेंस लॉ को डिजिटल बैंकिंग के दौर के अनुरूप बनाना है। बिल लोकसभा में 3 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ, 5 अगस्त को पास हुआ और राज्यसभा ने 10 अगस्त को पास किया। लेकिन यह वीडियो शूट करते समय तक यह एक्ट नंबर और प्रेसिडेंशियल असेंट डेट दर्ज नहीं है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ डिजिटल एविडेंस मॉडर्नाइजेशन है या फिर क्या स्टेट को आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ज्यादा आसानी से प्रवेश करने का रास्ता मिल रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है? इस सवाल का जवाब किसी सेंसेशनल हेडलाइन से नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नई नहीं हैं, कुछ जेन्युइनली नई हैं और कुछ पुरानी पावर्स डिजिटल एज में इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ही बदल जाता है। यह कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं है, हमारे आपके जिंदगी से जुड़ा है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए
इसे औरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहले समझिए यह बिल करता क्या है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल कोई इनकम टैक्स बिल नहीं है। यह कोई नया वेल्थ मॉनिटरिंग लॉ भी नहीं है और टेक्निकली यह कोई ऐसा कानून नहीं कहता कि गवर्नमेंट जब चाहे हर भारतीय का बैंक अकाउंट खोलकर देख सकती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है बैंक रिकॉर्ड्स को लीगल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। पुराना कानून 1891 का था। उस समय बैंक्स की बुक्स लिटरल बुक्स थी, लेजर, कैश बुक, डे बुक, अकाउंट बुक। लेकिन आज पैसा कहां है? सर्वर पर, क्लाउड पर, डेटा सेंटर में, बैकअप सिस्टम में, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, डिजिटल ट्रांजैक्शन लॉक्स में। नई डिफिनीशन इसलिए बैंकर्स बुक्स में फिजिकल रिकॉर्ड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड और ऑफसाइट स्टोरेज को भी एक्सप्लिसिटली शामिल करती है। बिल कहता है कि प्रॉपर्ली सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बैंक रिकॉर्ड्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वे इलेक्ट्रॉनिक हैं। कुछ इंटेग्रिटी कंडीशंस पूरी होने पर वे एविडेंस के रूप में एडमिसिबल, वैलिड और लीगली इन्फोर्सिएबल होंगे। इसमें सिद्धांत रूप से गलत क्या है? एक नजर देखने पर ऊपरी तौर से कुछ भी नहीं। अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो क्या कोर्ट को डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं देखना चाहिए? अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है तो क्या बैंक ट्रांजैक्शन एविडेंस नहीं बनना चाहिए? अगर डिवोर्स लिटिगेशन में डिस्प्यूटेड फाइनेंशियल असेट्स हैं तो क्या सर्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट एविडेंस नहीं होना चाहिए? अगर कंपनी फ्रॉड है तो क्या बैंकिंग ट्रेल कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए। इसलिए बिल का लेजिटिमेट पर्पस मजबूत है, लेकिन प्राइवेसी डिबेट पर्पस से नहीं खत्म होती, वहीं से शुरू होती है। सबसे बड़ा मिथ, क्या 2026 में पुलिस को पहली बार बैंक डेटा की पावर मिली है? यहां बहुत मिसलीडिंग कमेंट्री हो सकती है। बिल का सेक्शन 11 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 8, 9 और 10 में जहां कोर्ट ऑर्डर्स की बात है, उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम रैंक नहीं रखने वाले ऑफिसर या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड ऑफिसर के ऑर्डर के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़कर पहली रिएक्शन हो सकती है, अब जज की जरूरत नहीं, एसपी आपका बैंक अकाउंट खोल सकता है। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। यह पावर 2026 में अचानक पैदा नहीं हुई। 1891 एक्ट के सेक्शन 8, जिसे 1984 में इंसर्ट किया गया था, पहले से कहता है था कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के मामले में कोर्ट जज के ऑर्डर को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम रैंक वाले स्पेसिफाइड ऑफिसर के ऑर्डर के रूप में कंस्टिट्यूट किया जा सकता है। यानी यदि कोई हेडलाइन कहती है मोदी सरकार के 2026 बिल ने पहली बार पुलिस को बैंक रिकॉर्ड्स लेने का अधिकार दे दिया, तो वो हिस्टोरिकली मिसलीडिंग क्लेम होगी। पुलिस लेवल एक्सेस आर्किटेक्चर दशकों से मौजूद है। इस बात को साफ रखना जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि प्राइवेसी कंसर्न खत्म ही हो गया, क्योंकि पावर पुरानी हो सकती है लेकिन डेटा यूनिवर्स पुराना नहीं है। 1984 में एवरेज इंडियन के पूरे जीवन का ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रेल नहीं बनता था, आज बनता है। यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। ओल्ड पावर प्लस न्यू डेटा इज इक्वल टू न्यू प्राइवेसी प्रॉब्लम। 1984 में इमेजिन कीजिए, पुलिस किसी व्यक्ति के बैंक रिकॉर्ड्स मांगती है। उसका मतलब मुख्यतः कुछ लेजर एंट्रीज हो सकती थी, चेक, डिपॉजिट, विड्रॉवल, लोन। आज उसी शब्द बैंक रिकॉर्ड्स का अर्थ रेडिकली बदल चुका है। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, एनईएफटी, मर्चेंट पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोमेटिक मैंडेट्स, लोन रीपेमेंट, इंश्योरेंस, पोटेंशियली ईयर्स ऑफ टाइम स्टैम्प्ड डिजिटल फाइनेंशियल बिहेवियर। इसलिए
प्राइवेसी एनालिसिस में केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं है पावर पहले थी या नहीं, हमें यह भी पूछना होगा पावर किस डेटा सेट पर लागू हो रही है। एक एनालॉजी समझिए, सरकार के पास 1984 में किसी सस्पेक्ट का फोटोग्राफ लेने की पावर थी और 2026 में उसी पावर को नेशन वाइड फेशियल रिकॉग्निशन डेटाबेस पर अगर लागू कर दिया जाए, कानूनी सेंटेंस शायद नहीं बदलता, लेकिन सर्विलांस कैपेसिटी फंडामेंटली बदल गई। इसी तरह से ओल्ड बैंक एविडेंस पावर के साथ डिजिटल बैंकिंग का मतलब है क्वालिटेटिवली ग्रेटर प्राइवेसी इंपैक्ट। और बिल खुद बैंकर्स बुक्स को क्लाउड, वर्चुअल और डिजिटल स्टोरेज तक टेक्नोलॉजी न्यूट्रल तरीके से विस्तारित करता है। यही वो पॉइंट है जहां हमें मॉडर्नाइजेशन और सर्विलांस रिस्क को साइमल्टेनियसली देखना होगा। कोर्ट केस में क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपका बैंक अकाउंट देख सकता है? अब एक और प्रोविजन, सेक्शन 9। मान लीजिए दो लोगों के बीच कोई लीगल डिस्प्यूट है। किसी प्रोसीडिंग का एक पार्टी कोर्ट से एप्लीकेशन करता है कि दूसरे पक्ष के रेलिवेंट बैंकिंग एंट्रीज चाहिए। बिल कोर्ट को पावर देता है कि वो उस पार्टी को बैंकर्स बुक्स की रेलिवेंट एंट्रीज इंस्पेक्ट और कॉपी करने की अनुमति दे सकता है या बैंक को सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस करने का आदेश दे सकता है। सुनने में काफी इंट्रूसिव लगता है, लेकिन यह भी 2026 की नई इन्वेंशन नहीं है। पुराने एक्ट के सेक्शन 6 में लगभग यही मैकेनिज्म पहले से मौजूद था। कोर्ट या जज लीगल प्रोसीडिंग के पर्पस के लिए एंट्रीज इंस्पेक्ट और कॉपी करने की अनुमति दे सकता था। तो फिर प्राइवेसी सेफगार्ड क्या है? महत्वपूर्ण शब्द है फॉर एनी ऑफ द पर्पसेज ऑफ सच प्रोसीडिंग और एंट्रीज रेलिवेंट टू द मैटर्स इन इशू। यानी आइडियली ये फिशिंग एक्सपेडिशन नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्प्यूट 2 लाख के ट्रांजैक्शन को लेकर है तो प्रिंसिपल ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा पिछले 10 साल का पूरा बैंकिंग लाइफ निकालो। रिक्वायरमेंट को डिस्प्यूट से लॉजिकली कनेक्टेड और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। यही वो जगह है जहां कोर्ट्स की भूमिका क्रूशियल हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जज कहां गया? अब यह प्राइवेसी डिबेट का ज्यादा सीरियस हिस्सा है। नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग में जुडिशियल ऑर्डर एक सेफगार्ड है। जज के सामने किसी पार्टी को जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि बैंकिंग इंफॉर्मेशन क्यों रेलिवेंट है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रूट में सेक्शन 11 कहता है कि इन प्रोविजंस में कोर्ट ऑर्डर को एसपी लेवल या स्पेसिफाइड ऑफिसर के ऑर्डर के रूप में पढ़ा जा सकता है। फिर से यह मैकेनिज्म पुराना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नया नहीं तो कम से कम अधिक अर्जेंट जरूर है, क्योंकि फाइनेंशियल प्राइवेसी कोई ऑर्डिनरी प्राइवेसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट में प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट माना। बाद के जजमेंट ने स्टेट इंटरफेरेंस के लिए लीगैलिटी, लेजिटिमेट स्टेट एम और प्रोपोर्शनैलिटी जैसे स्टैंडर्ड्स को लागू किया है। तो किसी भी फाइनेंशियल डेटा एक्सेस को ब्रॉडली 4 सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या इसके पीछे लॉ है? यहां जवाब है हां। क्या लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस कलेक्शन? हां। क्या एक्सेस नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट है? यह केस स्पेसिफिक सवाल है। और क्या एडेक्वेट प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स हैं? यही असली डिबेट है। क्या बिल अपने आप प्राइवेसी वायलेशन है? यहां हमें बाइनरी आंसर से बचना होगा। बिल को अपने आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइवेसी वायलेशन कहना अभी जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ब्लैंकेट पब्लिक एक्सेस नहीं देता। यह एविडेंस और लीगल प्रोसीडिंग्स के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता है। बैंक रिकॉर्ड्स की प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन के लिए स्टैट्यूटरी प्रोसेस है। बैंक ऑफिसर को आर्बिट्ररी तरीके से बुक्स प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। जब बैंक प्रोसीडिंग का पार्टी नहीं है, सेक्शन 8 सामान्यतः स्पेशल कॉज और रिटन कोर्ट ऑर्डर मांगता है। बिल
स्पेशल कॉज भी डिफाइन करता है, जैसे रिकॉर्ड की जेन्युइननेस डाउटफुल हो, रिकॉर्ड कीपिंग डिसरप्टेड हो, या बैंक कोर्ट ऑर्डर कंप्लाई ना करे। डिजिटल एविडेंस की इंटेग्रिटी के लिए बिल काफी डिटेल्ड कंडीशंस भी रखता है। रिकॉर्ड रेगुलर सिस्टम से आया हो, सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेटिंग हो, रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस हुआ हो, अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन डिटेक्ट न हुई हो, टैंपरिंग न हो, साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स मौजूद हों। ये प्रोविजंस एविडेंस रिलायबिलिटी के लिहाज से पॉजिटिव हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिल प्राइवेसी परफेक्ट है। मेरे हिसाब से असली क्रिटिसिज्म बिल प्राइवेसी के 5 रेड फ्लैग्स को लेकर है। पहला सवाल, अकाउंट होल्डर को नोटिस कहां है? बिल में बैंक को ऑर्डर सर्व करने और बैंक के ऑब्जेक्शन का मैकेनिज्म है, लेकिन बिल खुद कोई जनरल रिक्वायरमेंट नहीं बनाता कि जिस सिटीजन का फाइनेंशियल डेटा इन्वेस्टिगेशन में लिया जा रहा है उसे बाद में बताया जाए। कई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में एडवांस नोटिस प्रैक्टिकल नहीं होगा। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक्यूज्ड भाग सकता है, लेकिन लोकतंत्र में दूसरा मॉडल भी पॉसिबल है, डिलेड नोटिस। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद सिटीजन को बताया जाए कि उसका डेटा एक्सेस किया गया था, एक्सेप्ट वेयर कोर्ट ऑथोराइजेज कंटिन्यूड सीक्रेसी। बिल में ऐसा जनरल सेफगार्ड नहीं दिखता। दूसरा सवाल, डेटा कितना लिया जा सकता है? कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रेलिवेंस लैंग्वेज मौजूद है, लेकिन डिजिटल एज में एक्सट्रैक्शन ग्रैन्युलर होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन को 3 ट्रांजैक्शन चाहिए तो क्या इंटायर अकाउंट हिस्ट्री लेना नेसेसरी है? क्या एसोसिएटेड मेटा डेटा भी लिया जाएगा? क्या लिंक्ड अकाउंट्स? क्या बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन? क्या डेटा मिनिमाइजेशन का एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड होना चाहिए था? बिल मुख्यतः एविडेंशियरी एडमिसिबिलिटी और प्रोडक्शन मैकेनिज्म पर फोकस्ड है। यह अलग से डिटेल मिनिमाइजेशन रेजिम नहीं बनाता। तीसरा सवाल, डेटा लिया तो फिर कितने दिन रखा जाएगा? यह मॉडर्न प्राइवेसी लॉ का क्रिटिकल क्वेश्चन है। कलेक्शन सिर्फ पहला स्टेज है, इसके बाद आता है स्टोरेज, डुप्लीकेशन, शेयरिंग, रिटेंशन, लीकेज, सेकेंडरी यूज। बिल खुद पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा प्राप्त बैंकिंग डेटा के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिटेंशन डिटेंशन शेड्यूल प्रेस्क्राइब नहीं करता। यानी एविडेंशियरी लॉ हमें बताता है डेटा लीगली एविडेंस कैसे बनेगा, लेकिन यह बिल अकेले हमें कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं देता कि डेटा का लाइफ साइकिल क्या होगा। चौथा सवाल, एब्यूज हुआ तो सिटीजन का डायरेक्ट रेमेडी क्या है? बिल में गुड फेथ एक्शन के लिए प्रोटेक्शन भी है। सेक्शन 13 कहता है कि गुड फेथ में किए गए या इंटेंडेड एक्शंस के लिए शूट, प्रोसिक्यूशन या दूसरे लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। गुड फेथ प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अनकॉमन नहीं है, लेकिन सिटीजन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से सवाल वैलिड है कि अगर किसी ऑफिसर ने डिसप्रपोर्शनेट फाइनेंशियल डेटा एक्सेस किया और डेटा लीक हुआ, पॉलिटिकल टारगेटिंग हुआ या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, तो अकाउंटेबिलिटी पथ कितना सिंपल और इफेक्टिव होगा? इस बिल में डेडिकेटेड प्राइवेसी कंपेंसेशन मैकेनिज्म नहीं दिया गया। अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, डिपार्टमेंटल या डेटा प्रोटेक्शन रेमेडीज अलग मुद्दा है। पांचवा सवाल, स्कोप आगे कितना बढ़ सकता है? यह 2026 बिल का जेन्युइनली इंपॉर्टेंट चेंज है। सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के जरिए इस एक्ट की एप्लीकेशन एनी एंटिटी और क्लास ऑफ एंटिटीज ऑपरेटिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर तक एक्सटेंड करने की पावर देता है, कंडीशंस, एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशंस के साथ। पुराने कानून में एक्सटेंशन पावर काफी अलग और नैरोअर फॉर्मुलेशन में स्टेट गवर्नमेंट को पार्टनरशिप या इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस के संबंध में दी गई थी। इसका अर्थ यह नहीं कि हर फिनटेक, एनबीएफसी
पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली बिल के तहत आ गया। नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए, लेकिन स्टैट्यूटरी गेटवे ब्रॉड है और इसीलिए फ्यूचर नोटिफिकेशंस बहुत क्लोजली वॉच किए जाने चाहिए। अब यहां पर कोई कह सकता है हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी तो है, चिंता किस बात की। इतना सिंपल नहीं है। डीपीडीपी फ्रेमवर्क डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन रिकॉग्नाइज करता है। बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिएबल इंडिविजुअल से जुड़ी होने पर पर्सनल डेटा के एम्बिट में आ सकती है, लेकिन डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 17 महत्वपूर्ण एग्जेम्पशंस देता है। कई नॉर्मल ऑब्लिगेशंस लागू नहीं होते जब प्रोसेसिंग नेसेसरी हो, तो लीगल राइट या क्लेम इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट, ट्रिब्यूनल, रेगुलेटरी फंक्शन के लिए ऑफेंस की प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन के लिए और कुछ सर्कमस्टांसेज में लोन डिफॉल्टर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तथा असेट्स लायबिलिटीज असर्टेन करने के लिए। यानी मैंने कंसेंट नहीं दिया इसलिए पुलिस मेरा बैंक डेटा नहीं देख सकती, यह लीगल पोजीशन नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट प्रोसेसिंग हमेशा ऑर्डिनरी कंज्यूमर कंसेंट मॉडल पर नहीं चल सकती और लॉजिकली भी ऐसा होना मुश्किल है। कोई अलेज्ड फ्रॉडस्टर क्यों कंसेंट देगा? हां, कृपया मेरे मनी ट्रेल की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन इसी वजह से कंसेंट की जगह स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। जब इंडिविजुअल कंसेंट हटता है तो स्वतंत्र ऑथोराइजेशन, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ऑडिट ट्रेल, पर्पस लिमिटेशन, रिटेंशन लिमिट्स, ओवरसाइट और रेमेडीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डीपीडीपी रूल्स नवंबर 2025 में नोटिफाई हुए और उनका इंप्लीमेंटेशन फेज्ड है। गवर्नमेंट ने 18 मंथ कॉम्प्लायंस ट्रांजिशन भी रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी का सवाल डीपीडीपी कॉम्प्लायंस से कहीं बड़ा है। क्या फाइनेंशियल प्राइवेसी कोई लग्जरी है? हम अक्सर कहते हैं अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का। मुझे लगता है यह प्राइवेसी डिबेट का सबसे डेंजरस सेंटेंस है। प्राइवेसी अपराध छिपाने का अधिकार नहीं है। प्राइवेसी पावर इंबैलेंस को नियंत्रित करने का अधिकार है। इमेजिन कीजिए, आप अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट विशल ब्लोअर हैं, कोई एक्टिविस्ट हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से डिस्प्यूट है, या बस गलत आइडेंटिटी मैच के कारण आप किसी इन्वेस्टिगेशन में आ गए। आपका पूरा फाइनेंशियल हिस्ट्री, कौन आपको पैसे भेजता है, आप किसे पैसे भेजते हैं, किस सोर्स को पैसे देकर इंफॉर्मेशन हासिल किया, कौन सी पब्लिकेशन सब्सक्राइब करते हैं, किस लॉयर को पेमेंट किया, कौन से डॉक्टर को पेमेंट किया, यह सब इंफॉर्मेशन स्टेट के पास चला जाए और बाद में पता चले कि एलिगेशन गलत था, क्या तब प्राइवेसी को नुकसान रिवर्स हो सकता है? नहीं। पैसा वापस किया जा सकता है, रॉन्ग अरेस्ट कंपेंसेट किया जा सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वंस एक्सपोज्ड कैन बी मेड अननोन अगेन। इसलिए प्राइवेसी केवल गिल्टी लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं, यह इनोसेंट सिटीजन और पावरफुल स्टेट के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है। लेकिन यहां दूसरा पक्ष भी सुनिए। यहां स्टेट का आर्गुमेंट बिना सुने ही डिसमिस नहीं किया जा सकता। अगर क्राइम्स भी डिजिटल हैं, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन बेटिंग प्रोसीड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम, टेरर फाइनेंसिंग, शेल कंपनी ट्रांजैक्शंस, कॉर्पोरेट फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, डिजिटल लोन स्कैम, यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हर बैंक एंट्री के लिए फिजिकल ओरिजिनलिटी ढूंढती रहे तो मॉडर्न क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो सकती है। बिल का सर्टिफिकेट सिस्टम डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को एविडेंस बनाना सरल करता है और इंटेग्रिटी कंडीशंस स्टैंडर्डाइज करता है। गवर्नमेंट का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी यही मॉडर्नाइजेशन है। इसलिए सवाल कि गवर्नमेंट को बैंक डेटा एक्सेस होना चाहिए या नहीं गलत बाइनरी है। सही सवाल है किन सर्कमस्टांसेज में, किस अथॉरिटी से, कितना डेटा, कितने समय के लिए।
किस ऑडिट ट्रेल के साथ? यही डेमोक्रेटिक सर्विलांस डिबेट है। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है, पार्लियामेंट में इतनी महत्वपूर्ण चीज पर डिबेट कितनी बार हुई? यह भी एक इंस्टीट्यूशनल कंसर्न है। लोकसभा में बिल 5 अगस्त को प्रोटेस्ट और डिस्ट्रप्शन के बीच वॉइस वोट से बिना सब्सटैंटिव डिस्कशन के पास हुआ, जैसे कंटेम्पररी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में दर्ज हुआ। राज्यसभा ने इसे 10 अगस्त को पास किया। अब हो सकता है बिल लार्जली टेक्निकल हो सकता है प्रोविजंस में से कुछ पुराने एक्ट से ही आया हो। फिर भी जब आप 135 साल पुराना बैंकिंग एविडेंस लॉ रिप्लेस कर रहे हैं, जब बैंक बुक का अर्थ क्लाउड बेस्ड डिजिटल फाइनेंशियल हिस्ट्री हो चुका है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज तक फ्रेमवर्क एक्सटेंड करने की पावर मिल रही है, और जब इन्वेस्टिगेशन में एसपी लेवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो सीरियस पार्लियामेंट्री डिस्कशन होना लोकतांत्रिक रूप से डिजायरेबल था। क्योंकि प्राइवेसी सेफगार्ड बाद में कोर्ट लिटिगेशन में डिस्कवर करने से बेहतर है कि उन्हें लेजिस्लेशन बनाते समय ओपनली डिबेट किया जाए। कंक्लूजन क्या है? प्राइवेसी वायलेशन या नेसेसरी रिफॉर्म? क्या बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 आम भारतीय की फाइनेंशियल प्राइवेसी का वायलेशन है? मेरा निष्कर्ष 3 हिस्सों में है। पहला, इसे मास सर्विलांस लॉ कहना एक्सएजरेशन होगा। यह गवर्नमेंट को कोई सिंपल ब्लैंकेट परमिशन नहीं देता कि वो बिना कॉन्टेक्स्ट के हर सिटीजन का अकाउंट ब्राउज करे। इसका आर्किटेक्चर लीगल प्रोसीडिंग्स, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है। कई एक्सेस पावर्स पुराने 1891 एक्ट में पहले से मौजूद थी। एसपी लेवल इन्वेस्टिगेटिव रूट भी 1984 से स्टैट्यूटरी लॉ का हिस्सा रहा है। दूसरा, फिर भी प्राइवेसी कंसर्न रियल है, क्योंकि 2026 का फाइनेंशियल डेटा 1984 का फाइनेंशियल डेटा नहीं है। आज बैंक हिस्ट्री किसी व्यक्ति की जिंदगी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिटेल्ड मैप सकती है। बिल क्लाउड और डिजिटल रिकॉर्ड्स को एक्सप्लिसिटली इंप्रेस करता है और डिजिटल एविडेंस की प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन बनाता है। तीसरा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बिल के नाम से नहीं, उसके एप्लीकेशन से तय होगा। यदि एक्सेस स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट, लिमिटेड, सिक्योर और अकाउंटेबल है, तो लेजिटिमेट स्टेट इन्वेस्टिगेशन और प्राइवेसी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि यही पावर फिशिंग एक्सपेडिशंस, पॉलिटिकल टारगेटिंग, मास प्रोफाइलिंग, इररेलेवेंट फाइनेंशियल हिस्ट्री एक्सट्रैक्शन या अनकंट्रोल्ड डेटा रिटेंशन में बदलती है, तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के गंभीर सवाल खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेसी ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टेट इंट्रूजन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से बाहर नहीं रखता, और इस पूरे बिल की सबसे महत्वपूर्ण लाइन शायद बिल में लिखी ही नहीं है। वो लाइन सिटीजन को पूछनी चाहिए। अगर स्टेट मेरा फाइनेंशियल लाइफ देख सकता है, तो स्टेट को कौन देख रहा है? मॉडर्न डेमोक्रेसी में सरकार को क्राइम इन्वेस्टिगेट करने की पावर चाहिए, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी की पहचान केवल स्टेट की पावर नहीं होती। उसकी पहचान होती है पावर पर ऑडिट, एक्सेस पर रीजन, कलेक्शन पर लिमिट, स्टोरेज पर कंट्रोल, एब्यूज पर अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि एक समय था जब आपकी डायरी आपके बेडरूम में होती थी। आज आपकी जिंदगी की सबसे डिटेल्ड डायरी शायद आपका बैंक स्टेटमेंट है। और अगर लॉ उस डायरी तक पहुंच आसान कर रहा है, तो देश को केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या इससे इन्वेस्टिगेशन आसान होगी। देश को दूसरा सवाल भी उतनी ही मजबूती से पूछना चाहिए, क्या इससे निर्दोष नागरिक की प्राइवेसी भी उतनी ही सुरक्षित रहेगी? यही बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 की असली डेमोक्रेटिक टेस्ट है। शुक्रिया।